वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, जिसमें हमने पहले पार्ट फर्स्ट देख लिया। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 से। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। श्वसन व आहर नाल का क्रॉस पथ है। जो श्वसन और आहर नाल है उसका जो क्रॉस पथ है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए ग्रसनी या ग्रसिका या ग्रहणी या नासिका। तो जो श्वसन व आहर नाल का जो क्रॉस पथ होता है वो होती है ग्रसनी। ऑप्शन ए होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? तो ऑप्शन ए है सोते समय, ऑप्शन बी खेलते समय, ऑप्शन सी कठोर परिश्रम के समय और डी खाना खाते समय। तो हमें बताना है कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है। तो सबसे कम श्वसन दर कब होती है? जब हम सोते रहते हैं, तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायु को ट्रेकिया यानी कि श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान करना, यानी कि श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान कौन करता है? तो कौन करेगा? ग्लट करेगा या ग्लोटिस करेगा या एपिग्लोटिस करेगा या ग्रसनी करेगा? तो इसमें श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान करेगा ग्लोटिस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यीस्ट कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यीस्ट में ये कवक होता है, ये यीस्ट है, ये एक कवक है। तो यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा या एथिल अल्कोहल बनेगा या मैलिक अम्ल बनेगा या CO2 प्लस H2O बनेगा। तो देखो, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग। देखो, सिगरेट पीने से या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन ए अस्थमा या दमा या ऑप्शन बी हाइपोक्सिया या ऑप्शन सी हाइपोनाइमा, ऑप्शन डी एम्फाइसीमा। तो इन चारों में से धूम्रपान यानी कि सिगरेट की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एम्फाइसीमा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य संवातन यानी कि ब्रीथिंग में अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई गैसों का आयतन कितना होता है? कब सामान्य संवातन, सामान्य ब्रीथिंग के समय अंदर ली गई एवं बाहर ली गई गैसों का आयतन कितना होता है? क्या 500 ml होगा या 5800 ml होगा या 1200 ml होगा या 4600 ml होगा? तो इसका सामान्य संवातन यानी कि सामान्य ब्रीथिंग के समय हो जाएगी 500 ml। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो श्वसन दर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? क्या स्पाइरोमीटर है या स्टेथोस्कोप है या स्पिग्नोमेनोमीटर है या पायरोमीटर है? तो श्वसन दर को किस यंत्र से मापेंगे? स्पाइरोमीटर से मापेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फुफ्फुस इन प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग है। तो जो फुफ्फुस है वो किन प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग होता है? क्या स्तनधारियों का होगा, क्या पक्षी का होगा, क्या सरीसृप का होगा या उपर्युक्त सभी? तो जो फुफ्फुस है, लंग्स है, वो किन प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग होता है? स्तनधारियों का भी होता है,
पक्षियों का भी होगा, सरीसृप का भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी का मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट देखिए एम्फीबिया, और एम्फीबिया में कौन आता है? मेंढक। तो इसका मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, यानी कि एम्फीबिया में मुख्य जो श्वसन अंग है वो कौन सा होता है? क्या होता है? त्वचा, हाँ बिल्कुल होती है। मुख बिल्कुल होता है। ग्रसनी ये भी होती है, और फुफ्फुस लंग्स ये भी होते हैं। तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जो मेंढक होता है वो त्वचा से भी करता है, मुख से भी करेगा, ग्रसनी से भी करता है और फुफ्फुस से भी करता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए केंचुआ व जोंक में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? जो केंचुआ और जोंक में जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा होगा? क्या केंचुआ और जोंक त्वचीय श्वसन करते हैं, या फिर त्वचा से करते हैं, या फुफ्फुस से करते हैं, या मुख से करते हैं? देखो इसमें दो ऑप्शन एक हो गए, तो इस ऑप्शन को एक को चेंज कर देते हैं, इसको ऑप्शन बी कर देते हैं हम, ग्रसनी। अब बताना है हमें केंचुआ व जोंक का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है। तो केंचुआ और जोंक का जो मुख्य श्वसन अंग है वो होता है त्वचीय श्वसन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि किनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। क्या लीवर फ्लूक में पाया जाता है? बिल्कुल लीवर फ्लूक में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। क्या फीताकृमि में? बिल्कुल फीताकृमि में भी अवायवीय श्वसन होता है। और एस्केरिस में भी अवायवीय श्वसन होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए श्वसन होता है, तो श्वसन किन में होता है? केवल हरी कोशिकाओं में, केवल रंगहीन कोशिकाओं में, केवल कायिक कोशिकाओं में, या उपयुक्त सभी कोशिकाओं में श्वसन होता है। तो हमें बताना है कि श्वसन की क्रिया किन में होती है। तो ये श्वसन की जो क्रिया है वो हरी कोशिकाओं में भी होती है, रंगहीन कोशिकाओं में भी होती है, और कायिक कोशिकाओं में भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी में श्वसन की क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज में से पायरुविक अम्ल तक के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्कर, ऑप्शन सी टीसीए चक्कर, या ऑप्शन डी एचएमपी पाथ। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? इन चारों में से हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में बदल रहा है, तो ये किस में हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण होने में आवश्यकता होती है। तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? क्या साइटोक्रोम की होगी, या क्लोरोफिल की होगी, या सूर्य के प्रकाश की होगी, या कार्बोहाइड्रेट की होगी? तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साइटोक्रोम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? जो श्वसन की क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया होती है? क्या उपचयी यानी कि एनाबोलिक होती है, या उष्माशोषी या एंडोथर्मिक होती है, या उष्माक्षेपी यानी कि एक्जियोथर्मिक होती है, या ऊर्जा शोषी एंड्रोगोनिक होती है? तो इन चारों में से जो श्वसन की जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया होती है? उष्माक्षेपी होती है, एक्जियोथर्मिक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अनोक्सी श्वसन को सर्वप्रथम किसने बताया था? जो अनोक्सी श्वसन की क्रिया है उसको सर्वप्रथम किसने बताया था? क्या कोस्टिवेच ने बताया था, या पेफर ने बताया था, या क्लीन या कुहेन ने बताया था, या पास्चर ने बताया था? तो अनोक्सी श्वसन की क्रिया को सबसे पहले किसने बताया था? कोस्टिवेच ने बताया था। किसने बताया था? कोस्टिवेच ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्वसन क्रिया
किनमें पाई जाती हैं? जो श्वसन की क्रिया है वो किनमें पाई जाएगी? अंधेरे तथा प्रकाश में, अंधेरे तथा प्रकाश में, क्लोरोफिल रहित कोशिकाओं में, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लोरोफिल रहित कोशिकाओं में नहीं होगा। आगे, अंधेरे तथा प्रकाश में और सभी सजीव कोशिकाओं में, बिल्कुल श्वसन की क्रिया सभी सजीव कोशिकाओं में और अंधेरे और प्रकाश में होगी, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, केवल प्रकाश में, क्लोरोफिल रहित कोशिकाओं में नहीं। डी, केवल प्रकाश में, सभी सजीव कोशिकाओं में नहीं, केवल प्रकाश में नहीं, अंधेरे में भी होती है श्वसन की क्रिया, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण किस परिणाम के फलस्वरूप होता है? किस परिणाम के फलस्वरूप होता है? तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? क्या अपचयन के दौरान होता है, या ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण के कारण होता है, या विफॉस्फेटीकरण के कारण होता है, या विहाइड्रोजनीकरण के कारण होता है? तो किसके फलस्वरूप होगा? तो ये होगा ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? कितने एटीपी का होगा? 12 का, या 15 का, या 19 का, या 38 का? तो कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होगा? 15 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूकेरियोट्स में एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कुल कितने एटीपी का लाभ होता है? देखो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी का लाभ होता है? तो कुल कितने एटीपी का लाभ होता है? 20 का, या 36 का, या 46 का, या 56 का? तो कुल कितने एटीपी का लाभ होगा? 36 एटीपी का लाभ होगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सी व अनोक्सी श्वसन के बीच कौन सी सामान्य प्रावस्था होती है? जो ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन के बीच में कौन सी सामान्य प्रावस्था होती है? क्या क्रेब्स चक्र होगा, या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र होगा, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, या ग्लाइकोलिसिस पथ होगा? तो इन चारों में से कौन सा है जो ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन के बीच सामान्य प्रावस्था है? तो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस पथ। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला के अंतिम ऑक्सीकरण में वह साइटोक्रोम जो O2 को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वह कौन सा होगा? तो हमें साइटोक्रोम जो O2 देता है, जो O2 को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो कौन सा होगा? क्या साइटोक्रोम ए होगा, या साइटोक्रोम बी, या साइटोक्रोम A3, या साइटोक्रोम सी? तो वो कौन सा साइटोक्रोम है? वो हो जाएगा साइटोक्रोम A3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? देखो एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? किसका होगा? सुक्रोज का? नहीं। वसा का? बिल्कुल। वसा का श्वसन जो गुणांक है वो हमेशा 1 से कम होता है। नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, साइटोक्रोम का क्या कार्य है? हमें साइटोक्रोम का कार्य बताना है। क्या ऊर्जा का विमोचन करना, या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना? तो हमें बताना है साइटोक्रोम का कार्य। तो साइटोक्रोम का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी के देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।